वन आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछली क्लास से आगे के रिवीजन क्वेश्चन को। ये जो रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के एस्टेट 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ एक डिस्कशन के रूप में। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आगामी बिहार एस्टेट के लिए और आने वाले कोई भी आर्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 31 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी गार्ड किनकी कलाकृति है? और ऑप्शन के रूप में सुबोध गुप्ता, श्याम शर्मा, रजत घोष और आनंदी प्रसाद बादल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हंगरी गार्ड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कृति है और इसको निर्मित किया था भारत के कंटेम्प्रोरी आर्टिस्ट, भारत के समकालीन कलाकार सुबोध गुप्ता जी ने। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यहाँ पर सुबोध गुप्ता जी आए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के बिहार एस्टेट 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सुबोध गुप्ता जी हैं ये क्यों इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। क्योंकि सुबोध गुप्ता जी का जो संबंध है वो बिहार से ही है और बिहार के एस्टेट पेपर में जो कंटेम्प्रेरी आर्ट के आर्टिस्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए। अगर हम लोग सुबोध गुप्ता जी के बारे में बात किया जाए कि इनका संबंध बिहार से कैसे है, तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि सुबोध गुप्ता जी का जो जन्म होता है वो बिहार के, याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार के खगौल कोई गांव है, इसी खगौल में इनका जन्म होता है और जन्म का जो समय माना जाता है वो 1964 माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखिएगा। और ये आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? आधुनिक कलाकार हैं, कलाकार। और इनके द्वारा जो उल्लेखनीय जो कार्य किए गए वो किस क्षेत्र में किए गए? तो इनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्या? सुबोध गुप्ता जी एक उल्लेखनीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इनके द्वारा इंस्टॉलेशन में भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया। इंस्टॉलेशन याद रखेंगे। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ऐसे कौन से आधुनिक कलाकार हैं जो अपनी कृतियों में बर्तनों का प्रयोग करते हैं। तो यही प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता जी हैं जो कि अपनी कलाकृतियों में बर्तनों का प्रयोग करते हैं। बर्तन कहने का तात्पर्य कि आज जो दैनिक जीवन में हम लोग बर्तन यूज करते हैं, जैसे प्लेट हुआ, चम्मच हुआ, केन हुआ और बाल्टियाँ हुए, इन सभी स्टील के बर्तनों का अधिक प्रयोग इन्होंने अपने इंस्टॉलेशन में किया है। तो इस बात को याद रखेंगे। इनकी शिक्षा की बात किया जाए कि इन्होंने आर्ट की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, तो इन्होंने आर्ट की जो शिक्षा प्राप्त किया था वो याद रखेंगे कॉलेज, क्योंकि बिहार से रिलेटेड हैं हुए कॉलेज ऑफ, और आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावनाएं बन जाती हैं तमाम, कॉलेज ऑफ आर्ट्स पटना से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया था मूर्तिकला में। और ये टाइम ड्यूरेशन कब था? जब इन्होंने पटना आर्ट्स कॉलेज में जब शिक्षा ग्रहण किया था तो वो टाइम था 1983 से लेकर 88 के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स पटना से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया था। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कला समीक्षक हैं? पुटअप कर रहा है किसके परिप्रेक्ष्य में? कला समीक्षक के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, सुमन सिंह और उपर्युक्त सभी दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज और सुमन सिंह, ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए कलाकार हैं ये भारत के प्रसिद्ध कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बिहार म्यूजियम कब स्थापित हुआ? 2015, 2020, 2005 और 2008। तो बिहार म्यूजियम की स्थापना जो होती है वो बिहार में होती है और इसका टाइम ड्यूरेशन जो माना जाता है वो 2015 अर्थात 2015 में बिहार म्यूजियम की स्थापना होती है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार करेंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन के रूप में 1964, 1954, 1967 और 1972 ऑप्शन में दिया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना जो होती है कब होती है? 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में होती है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। पहली पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 अगस्त 1954 ईस्वी को होती है। यहीं से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसके जो जब स्थापना होती है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं, इससे पहले आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्थापना जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, अर्थात उस समय जो स्थापना की गई थी वो शिक्षा मंत्री, याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री जो थे वो उस टाइम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में 5 अगस्त 1954 ईस्वी को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो आप लोगों को याद रखना है कि इस जो अकादमी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या पुटअप कर लिया जाता है? प्रथम अध्यक्ष। अगर इनके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे प्रसिद्ध मूर्तिकार डीपी राय चौधरी थे, अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी। इनको माना जाता है कि ये प्रथम अध्यक्ष थे। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो सचिव को याद रखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार जो सचिव जो थे, सचिव कौन? प्रथम वारदा उकील जी थे। उकील जी थे, इसके क्या थे? सचिव थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए यहाँ से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान जो चेयरमैन जो अध्यक्ष जी हैं वो कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए, वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि देखिए प्रथम और लास्ट इन दो लोगों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 13 मार्च 2023 को इनकी नियुक्ति होती है और बनते कौन हैं? वी नागदास जी। ये बहुत ही उल्लेखनीय हैं वी नागदास जी, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं। इसके पहले जो थे वो कौन थे? तो वो श्री गडनायक जी थे, और उसके पहले 2018 में जो थे वो उत्तम प्रचारणे जी थे, जो कि अभी हाल ही में इनका दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई है। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे।
दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों को इन सभी पॉइंटों से अगर कोई भी हेल्प मिल रहा हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहे हों तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है कि जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है। ऑप्शन के रूप में जयपुर, पटना, लखनऊ और चेन्नई दिया गया है। तो जवाहर कला केंद्र जो है वो जयपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर इस केंद्र की बात किया जाए तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो होती है वो आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप करे तो आप लोगों से मिस न होने पाए। इसकी स्थापना जो होती है वो 1993 में होती है, और यहाँ पर जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है, मेलों का प्रयोजन किया जाता है। जैसे भोपाल में वर्ष भर आप लोगों को उस प्रांगण में आप लोगों को कलाकार रंगम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जवाहर कला केंद्र में भिन्न प्रकार की कलाओं का मेला आयोजन होता है, नाटकों का होता है, नृत्यों का होता है, और आदिवासी कलाओं का भी यहाँ पर आयोजन हम लोग देख सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जो है ये बहुत ही उल्लेखनीय संस्थान है, जो कि अग्रणी कलाकारों को भूमिका में निभाता है। और ये जो संस्थान है आपके बिहार पटना में स्थित है। तो इसलिए आप लोगों के पटना से रिलेटेड जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी एग्जीबिशन हुए, आर्टिस्ट हुए, जो भी संस्थाएं हुई, आप सभी लोगों को खोज कर याद करने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है तो पटना में स्थित है। और उपेंद्र महारथी जी जो है एक बहुत ही फेमस शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने पटना आर्ट्स कॉलेज में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, और इन्हीं के द्वारा बिहार के जो कलाकार थे उनके प्रशिक्षण के लिए इन्होंने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की स्थापना किया जाता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के तमाम आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कार्य भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस अनुसंधान को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है। ऑप्शन के रूप में दिल्ली हाट, चांदनी चौक, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर मार्केट दिया गया है। तो इन ऑप्शनों को देखने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली हाट पर। जो भी दिल्ली से रिलेटेड आर्टिस्ट होंगे और जो लोग दिल्ली के गए होंगे, दिल्ली हाट में एक बहुत ही फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट के जो संयोजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तमाम तरह की कलाकृतियों का भी आयोजन किया जाता है। तो दिल्ली हाट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो दिल्ली हाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर फेस्टिवल, जो कि आर्ट फेस्टिवल जिन जिन शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट, तो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इन सभी फेस्टिवलों को भी याद रखना होगा। यहाँ पर जो फेस्टिवल दिया जा रहा है कि सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों के दिल्ली में आयोजित किया जाता है, पटना में आयोजित किया जाता है, गोवा में आयोजित किया जाता है, मुंबई में आयोजित किया जाता है। तो भिन्न भिन्न राज्यों में आयोजन किया जाता है आर्ट से रिलेटेड। जैसे आप लोग अभी हरियाणा में चले जाएंगे तो हरियाणा में लगता है, चंडीगढ़ में लगता है। तो इन सभी जो इम्पोर्टेंट शहरों में जो आयोजन किए जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट, उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता है ये गोवा में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व भारती विश्वविद्यालय
ये इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अधिक रुचि लेते हैं अपने कार्य को करने के लिए, यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए। और प्राचीन काल से विश्व भारती विश्वविद्यालय बहुत ही उल्लेखनीय कला के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। अगर बात की है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल जो है राज्य, वहाँ पर स्थित है। अगर इसके बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी अगर बात करेंगे हम लोग स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो होती है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा होती है, टैगोर जी के द्वारा। और किस सन में होती है? 1901 ईस्वी में होती है। और इस विश्व भारती विश्वविद्यालय में जो कला भवन की स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे यहीं पर कला भवन की स्थापना होती है और आर्ट के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, तो वो स्थापना होती है 1919 ईस्वी में। कभी भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कला भवन की स्थापना कब होती है, तो 1919 ईस्वी में होती है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय को जो मान्यता प्राप्त होती है वो किस सन में प्राप्त होती है? मान्यता अगर बात किया जाए तो 1921 ईस्वी में इसे मान्यता दी जाती है विश्व भारती विश्वविद्यालय की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट लिया जाता है कि ये जो विश्व भारती शांति निकेतन है वो कहाँ पर, इसके लोकल लोकेशन को भी पुशअप किया जाता है। तो ये जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। कहाँ पर? बोलपुर। इस प्लेस को याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? वीर भूमि में। अगर किसी भी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन रिझाने की कोशिश करें तो आप लोग हर एक पॉइंट से आप लोग मजबूत रहेंगे। वीरभूमि पूछ ले, बोलपुर पूछ ले, पश्चिम बंगाल पूछ ले, कोलकाता पूछ ले, किसी भी तरह से पुटअप करें तो आप लोगों का मिस नहीं होगा। तो आप लोग 39 नंबर के क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी की स्थापना जो होती है वो 1928 ईस्वी में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इसको हम लोग शॉर्ट में आईफैक्स भी बोलते हैं। याद रखेंगे क्या? आईफैक्स। और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, इसको याद रखेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय ललित कला के भी बारे में पुटअप किया, जयपुर की कला के बारे में पुटअप किया, पटना म्यूजियम के भी बारे में पुटअप किया, ऑल इंडिया फाइन के बारे में भी पुटअप किया। तो आप लोग जितने भी आर्ट्स के जो संगठन हैं, जो संग्रहालय हैं, उनको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को थोड़े से हटकर आप लोगों को एक बदले हुए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में होती है और किस सन में होती है? तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी में। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कहानी है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर आए हैं और उनकी पेंटिंग जो भारत माता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस पेंटिंग को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में बनाया है, अर्थात मीडियम की बात किया जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग को जिस सन में निर्मित किया था वो इम्पॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी में इस पेंटिंग को अवनींद्रनाथ टैगोर ने निर्मित किया था। और माध्यम की अगर बात करेंगे तो इन्होंने वाटर कलर ऑन पेपर पे इसको निर्मित किया था। किस सन में? 1905 में। किस माध्यम में? वाटर कलर ऑन पेपर पे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वास्ट तकनीक इज राइट, क्योंकि वास्ट तकनीक जो है ये वाटर कलर की ही एक टेक्निक मानी जाती है और ये जो टेक्निक प्रभावित थी वो जापान की कला से
प्रभावित थी। और इस टेक्निक का निर्माण करने वाले अग्रणी कलाकार जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक्रेलिक कलर आया हुआ है। एक्रेलिक कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, इसके घटक की बात की जा रही है, घटक। और यहाँ पर दिया जा रहा है देर से सूखना, जल्दी से सूखना, गाढ़ापन और इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो एक्रेलिक कलर का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, राइट आंसर बी हो जाएगा, जल्दी से सूखना इसका महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अगर हम लोग एक्रेलिक कलर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो एक्रेलिक कलर जो होता है इसके पहले जो था, जैसे कि तैल रंग हुआ, जल रंग हुआ, टेम्परा रंग हुआ, इसके पहले प्रयोग में आती थी। परंतु एक्रेलिक कलर की जो अधिक विशेषता तब बढ़ जाती है किस सन में, 20वीं सदी में इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाती है। और ऐसा माना जाता है, इसके खोज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी खोज कभी कभी पूछ लेता है, खोज, इसकी खोज कब होता है, कहाँ पर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज जो होती है वो फ्रांस में होती है, याद रखेंगे, फ्रांस में होती है। और किसके द्वारा, एक माना जाता है संडे पेंटर्स, इनको याद रखिएगा, संडे पेंटर्स के द्वारा इसकी खोज मानी जाती है। और कहाँ पर, फ्रांस में। भारत में इसकी लोकप्रियता कब काफ़ी हो जाती है, 1955 के समय में ये भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो जाती है। इसके बारे में हम लोग डिफिनीसन बाद में सजेस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो घटक की बात किया जा रहा है, इसका जो आउटलुक होता है, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग जब ऑयल कलर में पेंटिंग को निर्मित करते हैं या एक्रेलिक कलर में निर्मित करते हैं, तो इसकी आउट परफॉर्मेंस जो होती है, इसकी जो चमक होती है जो आउट की, तो इसका और तैल रंग का जो आउट होती है वो इक्विवेलेंट होती है, समान देखने में लगती है, अर्थात बहुत अच्छी चमक देखने को मिलती है। इक्विवेलेंट, समानता का प्रभाव देखने को मिलता है, किसमें, तैल रंग और एक्रेलिक कलर में। लेकिन दोनों की तकनीक और दोनों के माध्यम में भिन्न भिन्न अंतर है। जैसे हम लोग तैल कलर में जो मिक्सिंग करने के लिए कलर को लिंसीड ऑयल का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्रेलिक कलर में जो इसके माध्यम के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं वो जल माध्यम होता है। याद रखेंगे क्या, जल माध्यम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज वर्तमान समय में ये याद रखिएगा, आप लोग टिप्पा टिप्पणी जरूर करेंगे। देखिए आज जो है आप जल रंग के साथ और भी कोई माध्यम उसमें मिश्रित करके आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि इसको एक्रेलिक कलर में जो माध्यम प्रयोग करके यूज किया जाता था वो जल ही है। इसी के कारण क्या होता है कि ये जल्दी से एक्रेलिक कलर सूख जाता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जल रंग, इसीलिए ये जल्दी से सूख जाता है और इसका महत्वपूर्ण यही घटक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कोई भी माध्यम यूज करें लेकिन उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कलाकार भिन्न भिन्न माध्यमों को मिश्रित करके प्रयोग करें, लेकिन उसकी मेन प्रॉपर्टी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इसलिए जल इसका मेन प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है कि चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। ऑप्शन जरा देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चित्र रचना के लिए, अर्थात कोई भी आकृति के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। देखिए इसके पहले भी आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया था कि चित्र जो रचना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। आप लोगों ने तमाम आंसर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई भी आकृति के निर्माण के लिए और बिना कोई भी आकृति निर्माण किए वो चित्र रचना का निर्माण नहीं कर सकती, उसका डिफिनीशन नहीं दे सकती।
तो चित्र रचना की अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, यहाँ पर ऑप्शन के रूप में अच्छी रेखांकन, रूप, तान, ये सभी, तब तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो इसकी मेन प्रॉपर्टी दे रही है कि चित्र रचना के लिए, और कोई भी आकृति तभी निर्मित की जाती है, बिना रेखा का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो जितनी अच्छी रेखांकन हमारी होती है, चित्र रचना उतनी ही अच्छी होती है। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोगों की स्केचिंग करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिसकी स्केचिंग जितनी अच्छी होती है, उसकी चित्र रचना उतनी सुंदर होती है। इसलिए कोई भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट, चाहे वेस्टर्न में हो चाहे इंडियन में हो, सबसे अधिक जो कार्य करते थे, अगर हम लोग पाब्लो पिकासो की बात किया जाए कि 20वीं सदी के महानतम कलाकार माने जाते हैं, तो क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो किसी भी आकृति को निर्मित करने के पहले उससे बहुत सारे उन्होंने रेखांकन उस आकृति का करते थे। इसलिए उनकी जो आकृति फाइनली तैयार होती थी, वो अपने आप में बहुत ही सुंदर होती थी। इसलिए किसी भी चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो रेखांकन ही होता है, रेखा ही होती है, और बिना रेखा का कोई भी चित्र निर्मित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप सभी लोग इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा। कभी भी चित्र रचना की अगर बात किया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो वो क्या होता है? रेखा ही होती है। अच्छी रेखा कहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो अच्छी रेखांकन हो जाएगी। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि काजली स्याही तकनीक किस चित्रकला में उपयोग किया जाता है? नए क्वेश्चन है। आप लोगों ने जब देखा होगा इस माध्यम में कार्य करते हुए कलाकारों को, आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन के रूप में बधमनी, वर्ली, पटना कलम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो मधुबनी है, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वर्ली जो है, इसमें भी आप लोगों ने देखा, यह एक दोनों लोक कलाकृतियाँ हैं। लेकिन जो पटना कलम है, जो कि आप लोगों ने पटना में ये काफ़ी विकसित हुई, और इसमें जो कलाकारों के द्वारा जो कार्य किए गए वो अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय था। और इसमें जो भी कलाकार थे, चाहे मुर्शिदाबाद के कलाकार आकर कार्य किए हों, चाहे बनारस के कलाकार यहाँ पर आकर कार्य किए हों, उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। यहाँ पर एक काजली जो स्याही तकनीक का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, इसी पटना कलम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन के रूप में क्षैतिज रेखाएं, लंबवत रेखाएं, संधि रेखाएं और एक पुंजी रेखाएं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक स्थान से, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में, चाहे आप इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, तो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली जो रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम लोग एक पुंजी रेखाएं कहते हैं, क्योंकि किसी एक स्थान से ये भिन्न दिशाओं में जा रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एक पुंजी रेखाएं। और आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं को हम लोग एक पुंजी रेखाएं कहते हैं, क्योंकि आर्ट में आप सभी लोग इसको अध्ययन भी किए होंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के रूप में लचीला, सरल, कठोर और आड़ी तिरछी रेखाएं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी चाहे कोने की हो, चाहे मिडिल की हो, चाहे केंद्र की हो, जब भी अलंकरण के कार्य किए जाते हैं वो कोमल रेखाओं से किए जाते हैं, जिससे काफ़ी अलंकरण प्रस्तुत किया जा सके। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लचीली रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है कि आइकोनोग्राफी क्या है?
आप सभी लोग जानते हैं कि यह आइकोनोग्राफी एक डिपार्टमेंट होता है और ये प्रतिमा विज्ञान की एक डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो आइकॉन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए आइकोनोग्राफी जो क्या है तो प्रतिमा विज्ञान का ये है। ऑप्शन ए ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है कि पिसारो व सिसिली का संबंध इनमें से किससे है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग वेस्टर्न आर्ट में इम्प्रेशनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो माने, मोने, पिसारो, सिसिली, देगा, रेनवा, ये जितने भी कलाकार थे ये इम्प्रेशनिज्म के कलाकार थे। तो उनका संबंध यहाँ पे पूछ रहा है कि पिसारो और सिसिली का संबंध इनमें से किससे है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में प्रभाववाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद और रहस्यवाद दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ए के टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वेर्निका किसकी विख्यात रचना है। पाब्लो पिकासो, मातिस, सेजान, इनमें से कोई नहीं। तो ग्वेर्निका को जो निर्मित करने वाले विख्यात कलाकार थे वो थे 20वीं सदी के महानतम कलाकार पाब्लो पिकासो। 20वीं सदी के ये महानतम कलाकार हैं और इन्हीं के द्वारा ग्वेर्निका जो उल्लेखनीय चित्र है निर्मित किया गया था। और ये जो है पेंटिंग घनवाद की पेंटिंग मानी जाती है, घनवादी पेंटिंग है और ये कलाकार जो हैं ये घनवाद से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का है कि भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डबल स्टार करेंगे। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म, ये वेस्टर्न आर्ट की बहुत ही फेमस कला आंदोलन मानी जाती है। और यहाँ पर जो पुटअप कर रहा है कि सबसे प्रमुख इसका सिद्धांत क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका जो प्रमुख सिद्धांत ही जो था वो समयावच्छेद था। समयावच्छेद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को ध्यान उस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। समयावच्छेद कहने का तात्पर्य कि यही वो भविष्यवाद है जहाँ पर जो सर्वप्रथम इसी कला आंदोलन में हम लोगों ने क्या देखा था कि भिन्न भिन्न समय के जो दृश्य होते थे उनको भिन्न भिन्न समय के दृश्यों को प्रभावित करके एक साथ चित्रित कर दिया जाता था इस आंदोलन में। इसीलिए इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि समयावच्छेद था। राइट आंसर जो होगा ये। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इटली की आधुनिक कला का जो आरंभ होता है इसी भविष्यवाद से माना जाता है। कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप करे कि इटली की आधुनिक कला का जन्म जो होता है वो किससे होता है, तो भविष्यवाद से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके जो प्रमुख कलाकार जो माने जाते हैं फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार माने जाते हैं। फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ये इसके मतलब भविष्यवाद के प्रणेता अर्थात जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस प्रणेता को भविष्यवाद, किसके, भविष्यवाद, इसके अग्रणी या इसके जन्मदाता जो कलाकार माने जाते हैं वो कौन थे, फिलिप्पो। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप करें तो आप लोग इसी के एक बहुत ही फेमस कलाकार थे जो कि अक्सर इनसे रिलेटेड बोच्चोनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भविष्यवाद के, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहा, जो हम लोगों का थर्ड पार्ट, इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और किसी भी पॉइंट में दिक्कत लगा हो तो भी कमेंट करेंगे। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कल के टॉपिक में हम लोग को फाइनली इसके प्रैक्टिस सेट को समाप्त कर देंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इसके पहले के 2 सेट को आप लोग पहले सॉल्व कर लें, तो राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि तमाम क्वेश्चन ही आप लोगों को गलत देखने को मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।